वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप आरआरबी एएलपी की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंडक्टेंस का स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। चलिए अब टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो है हमारा चालक में प्रतिरोध का तापमान प्रभाव, मतलब कि प्रतिरोध का तापमान प्रभाव क्या होगा। तो जैसे एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं कि प्रतिरोध जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई का होता है। अब कोई भी चालक अगर होगा तो वो एक तार के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो भाई अगर कोई भी चालक को अगर गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, रेखीय प्रसार होगा। तो रेखीय प्रसार के कारण क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, और लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई का, तो सीधी सी बात है प्रतिरोध बढ़ेगा इसका। मतलब यहाँ पे पीटीसी कंडीशन है, कंडक्टर में क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो भाई क्या चेंजेस आएगा, तो इसका कुछ समीकरण होता है। तो उस समीकरण को देखते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है। अगर कोई भी चालक को गर्म किया जाए तो पहला पॉइंट यहाँ पे निकल करके आता है, प्रतिरोध जो है रेखीय प्रसार पर बदलता है। प्रतिरोध क्या होगा मेरे भाई, रेखीय प्रसार होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार होगा। प्रतिरोध का क्या होगा, हमारा रेखीय प्रसार होगा। तो रेखीय प्रसार होगा तो कुछ इसमें पैरामीटर्स को हम एज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चालक का प्रतिरोध मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर, मैंने प्रारंभिक तापमान पर जो है प्रतिरोध क्या है, तो हमारा प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध है। प्रारंभिक तापमान पर क्या है, हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं RT2, ये क्या है, अंतिम तापमान पर, मैंने फाइनल अंतिम तापमान पर प्रतिरोध, ठीक है, अंतिम तापमान पर प्रतिरोध है। तो यहाँ पे प्रारंभिक तापमान क्या है, T1 है, और अंतिम तापमान क्या है, T2 है। एक्चुअली में यहाँ पे जो रेखीय प्रसार गुणांक लिया जाता है वो प्रारंभिक तापमान पर लिया जाता है, इनिशियल टेम्परेचर पर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर रेखीय प्रसार होता है मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है, जो चेंज इन प्रतिरोध होगा, मतलब कि चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग RT2 माइनस RT1 कहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बोलता है। जो प्रतिरोध का बदलाव होगा बोलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस का, मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध का। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा बोलता है। साथ ही साथ ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है बोलता है RT2 माइनस RT1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर का, मतलब चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 का मेरे भाई, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। मतलब रेखीय प्रसार में क्या कहता है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एज वेल एज चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब परिवर्ती प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगा, साथ ही साथ परिवर्ती प्रतिरोध जो होगा तापांतर के भी समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिरोध का क्या हो रहा है, रेखीय प्रसार हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन को मिला दो, समीकरण जो है 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या होने वाला, ध्यान देना यहाँ पे मेरे भाई, 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा, RT2 माइनस RT1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, RT1 इंटू T2 माइनस T1 होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो प्रतिरोध पे कौन सा प्रसार होता है, बोलते हैं रेखीय प्रसार। तो रेखीय प्रसार गुणांक आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, RT2 माइनस RT1 इक्वल्स टू अल्फा T1 इंटू RT1 T2 माइनस T1 होगा यहाँ पे। तो अल्फा T1 जो है, एक्चुअली में इस रिलेशन को आप 3 मान लो, इसी पे आगे चलेंगे। अल्फा T1 जो है प्रारंभिक तापमान पर रेखीय प्रसार गुणांक है। ये क्या हमारा प्रारंभिक तापमान पर रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक है। प्रारंभिक तापमान पर क्या है हमारा, रेखीय प्रसार गुणांक है। तो भाई यहाँ पे देखो ये जो है, तो यहाँ पे RT2 माइनस RT1 को आप डेल R कह सकते हैं, और T2 माइनस T1 को आप डेल T कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में इसको अगर हम लोग डेल R इक्वल्स टू अल्फा T1 इंटू RT1 इंटू डेल T कह सकते हैं। तो
अल्फा को अगर अलग कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अगर अल्फा को अगर अलग किया जाए तो अल्फा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए डेल आर बाई आर T1 इंटू डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी होगा। प्रतिरोध कटेगा तो इसका एसआई मात्रक जो होगा, इसका अल्फा का जो एसआई मात्रक है, अल्फा T1 का एसआई मात्रक जो निकल करके आएगा वो आएगा मेरे भाई प्रति डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन निकल करके आएगा। अगर इसका बीमा की बात करें, इसका अगर बीमा की बात करें यहाँ पे, तो इसका बीमा जो अल्फा का आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, M0 L0 T0 के इनवर्स आएगा, के इनवर्स, ठीक है। तो इसका एक बीमा आएगा, तो बीमा भी पूछता है अक्सर, ठीक है। तो ये हमारा रेखीय प्रसार गुणांक का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन से क्या, सॉरी ये इक्वेशन से समझोगे, यहाँ पे डेल टी है तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस बटा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि परिवर्तित प्रतिरोध डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रतिरोध इनटू तापांतर, तो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक निकल जाएगा इनिशियल टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 3 से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर समीकरण 3 से देखा जाए तो अगर यहाँ पे इस चीज को अगर ऐसे लिखना चाहेंगे समीकरण 3 से, RT1 को उधर भेज दीजिएगा तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, RT1 कॉमन निकलेगा तो RT2 इक्वल्स टू RT1 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे भाई, अल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1, ये आपका इक्वेशन क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा मेरे भाई। ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारा T2 डिग्री सेल्सियस पर है उसका वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि T1 का वैल्यू, अगर T1 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और T2 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू T है, तो अगर टेम्परेचर को 0 से, अगर हमको अगर 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस जाया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस जाया जाए, तो ये क्या हीटिंग का केस होगा, ये क्या होगा, हीटिंग का केस होगा, ये तो हीटिंग का केस होगा ना मेरे भाई। तो जो फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस निकल के आएगा तो RT इक्वल्स टू R0, क्योंकि T1 के जगह पे हमारा क्या रहा है, 0 ले रहे हैं, तो R0 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा नोट, क्योंकि T1 के जगह पे क्या रहे हैं, 0 ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो T1 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया, T2 को वैल्यू हम लोग क्या मान लिया, T डिग्री सेल्सियस मान लिया है, T डिग्री सेल्सियस मान लिया है, ठीक है ना। तो अल्फा नोट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा T माइनस 0, तो भाई RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T, ये इक्वेशन क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। राइज इन टेम्परेचर का कहानी है मेरे भाई, ये किसका है, राइज इन टेम्परेचर का कहानी है। अब ध्यान देना, अगर हम, ये तो पहला केस 1 था हमारा, ठीक है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का वैल्यू अगर R0 है, मतलब कि 10 ओम 20 ओम है, और थर्मल कोफिशिएंट जिसको हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक का वैल्यू दिया हुआ है, और 0 डिग्री से मान लो कि 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी टेम्परेचर अगर आपको जाना है, तो ऐसे कंडीशन में उस 40 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का क्या रेजिस्टेंस होगा, आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं मेरे भाई। अब देखो केस 2 की अगर बात करें, यहाँ पे समझोगे यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है मेरे भाई, कि मान लेते हैं T1 डिग्री सेल्सियस हमारा, सॉरी T1 डिग्री सेल्सियस T डिग्री सेल्सियस है, मैंने T1 हमारा T डिग्री सेल्सियस है और T2 हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो T1 हमारा क्या इनिशियल है और T2 हमारा क्या है, फाइनल है। मतलब हम लोग क्या है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा क्या होगा, कूलिंग का केस होगा, कूलिंग का केस होगा। तो सीधी सी बात है, हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या हो रहा है, T डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो रहा है, प्रारंभिक हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे प्रारंभिक हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, अभी अंतिम हो रहा है। पहले 0 प्रारंभिक था, T अंतिम था, अभी T प्रारंभिक है, 0 अंतिम है। तो हमेशा एक चीज हम तुमको बताए हैं कि जो थर्मल कोफिशिएंट है वो आपको इनिशियल टेम्परेचर पे लेना है, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर अभी क्या है हमारा, T डिग्री सेल्सियस है। तो इस कंडीशन में फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, 0 पे निकलेगा मेरे भाई, कूलिंग का कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R0 इक्वल्स टू RT इंटू 1 प्लस अल्फा T इंटू 0 माइनस T, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा मेरे भाई। तो इस कंडीशन में R0 का जो वैल्यू है
आर टी इंटू 1 माइनस अल्फा टी इंटू टी, ये हमारा इक्वेशन निकल गया 6। ये हमारा कूलिंग के कंडीशन में है। ये किसके कंडीशन में? हमारा कूलिंग के कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और थर्मल कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इससे हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब सवाल है कि मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर थर्मल कोफिशिएंट पता है आपको, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ये थर्मल कोफिशिएंट आपको दे देगा, ये आपका नॉन रहेगा, ये क्या आएगा हमारा नॉन रहेगा, इसको जानना है। और ये अननोन है, ये क्या हमारा अननोन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सवाल है इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपका नॉन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और T डिग्री सेल्सियस पे अल्फा टी का वैल्यू अननोन है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है ना, समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है, समीकरण 5 तथा 6 से। तो क्या करो ना, ये R0 का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, चाहे RT का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, दोनों में से कोई एक वैल्यू को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो यहाँ पे 5 तथा 6 से, ठीक है ना। तो भाई हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा ध्यान देना यहाँ पे, RT इंटू RT इक्वस टू R0 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, RT इंटू 1 माइनस अल्फा टी इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी होगा। ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा मेरे भाई। हमको निकालना क्या है, अल्फा टी निकालना है, तो इसको इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी इक्वस टू 1 माइनस अल्फा टी होगा। तुम इसको इधर भेजो और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो अल्फा टी इक्वस टू 1 माइनस 1/1 प्लस अल्फा नॉट टी होगा मेरे भाई। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ना यहाँ पे, अल्फा टी इक्वस टू 1 प्लस अल्फा नॉट टी माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये टी से ये टी कट जाएगा, तो अल्फा टी इक्वस टू अल्फा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। तो इससे आप निकाल सकते हो। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल करके आया, इस चीज को समझना कुछ देर के लिए, ठीक है, कि ये तो हम लोग रेजिस्टेंस से चले थे, लेकिन क्या जो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक है, ये जो रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक जो है ये क्या है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इस समीकरण में कहीं भी प्रतिरोध नहीं है। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध पर ये क्या करता है, निर्भर ही नहीं करता है। क्लियर है मेरे भाई? तो निर्भर किस पे करता है, सवाल है यहाँ पे। तो निर्भर ये जो करता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो निर्भर करता है तापमान पर करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समीकरण पे क्या है, हमारा तापमान है, समीकरण पे क्या है, यहाँ पे तापमान है, तो ये किस पे निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। मतलब सीधी सी बात है, क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक क्या करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा, तापमान पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो तापमान पर निर्भर करेगा, तो तापमान का रेसिप्रोकल है, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक क्या है हमारा, तापमान का एनटीसी है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तापमान का एनटीसी है, तापमान का क्या है, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है मेरे भाई। तापमान का क्या है हमारा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा, हमारा रेखीय प्रसार गुणांक उस कंडक्टर का घटता चला जाएगा। मतलब कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए हमारा कंडक्टर में सुपर कंडक्टर सोना आता है, सबसे अच्छा चालक क्या है हमारा, सिल्वर है हमारा, गुड कंडक्टर हमारा सिल्वर होता है। सेकंड नंबर पे हमारा क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सिल्वर का वायर है, चाहे गोल्ड का वायर है, तो उसको अगर गर्म करेंगे ना, तो उसका प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। अगर ठंडा करेंगे तो उसका प्रतिरोध और घटता चला जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, सॉरी, गर्म करेंगे ना, तो ध्यान देना यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, देखो अगर इसको गर्म करेंगे, तो गर्म अगर करेंगे तो क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक का मान घटता चला जाएगा। मतलब जितना ज्यादा अगर हम लोग सिल्वर या चांदी को जितना ज्यादा गर्म करेंगे, तो उसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो घटता चला जाएगा। अगर इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो इसका वैल्यू निग्लिजिबल टू 0 की ओर आ जाएगा, लेकिन 0 होता नहीं है, लेकिन निग्लिजिबल टू 0 होगा। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे चले जाए तो ये नियर अबाउट टू 0 आ जाएगा। ऐसे भी ये बहुत एक छोटा वैल्यू होता है, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है भाई, तापमान बढ़ने पर
रेखीय प्रसार गुणांक का मान क्या होगा, घटेगा। तापमान अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है रेखीय प्रसार गुणांक का मान क्या होगा, घटेगा। और तापमान अगर घटेगा तो रेखीय प्रसार गुणांक का भी मान बढ़ जाएगा। ये तापमान घटने पर ये मान क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने पर ये मान घटेगा। मतलब एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मान लेते हैं कि आपको अगर दो टेम्परेचर है, मान लो T1 T2, T1 और T2 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, T2 टेम्परेचर पर आपको रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि थर्मल कोफिशिएंट आपको जो है, ये जो अल्फा का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हम 0 डिग्री सेल्सियस पर देंगे बोलता है। तो ऐसे कंडीशन पे जो हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला है RT2 इक्वल्स टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T1। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अगला समीकरण ये है हमारा भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना कि अगर मान लो T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आपको RT1 दिया हुआ है, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT1 दिया हुआ है, और T2 डिग्री सेल्सियस पर R2 का मान, इसका मान क्या होगा बोल रहा है, यदि आपको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रेखीय प्रसार गुणांक का वैल्यू दे देंगे, मतलब कि आप इनिशियल टेम्परेचर पर नहीं देंगे बोल रहा है, आपको जो अल्फा का वैल्यू देंगे बोलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे देंगे। तो वैसे स्थिति में आप इस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल्स को आप बना लीजिएगा। यहाँ पर मेरे भाई सबसे बड़ा रेलवे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो ये चीज पूछता है, सीधा सीधी पूछता है कि किसी भी चालक का रेखीय प्रसार गुणांक किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले किस किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, तो कोई भी चालक होगा तो चालक इस टाइप का सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, बातों को समझिए। तो ये हमारा क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये लेंथ है ए है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर कहीं लेंथ का जिक्र है, तो लेंथ पर जो अल्फा का वैल्यू है लेंथ पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब किसी भी चालक का लंबाई कितना भी हो जाए रेखीय प्रसार गुणांक का वैल्यू निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का वैल्यू निर्भर नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, देख लो ई वाला, तो इस इक्वेशन में कहीं ए है क्या, तो ये भी निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, ये भी निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस का बात होता है आर का, तो इस समीकरण में कहीं पर आर है क्या, तो आर पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो प्रतिरोधकता कहीं पर यहाँ प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो भाई निर्भर किस पर करेगा, तो ये सीधा सीधी भाई प्रतिरोधकता पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब पदार्थ का प्रकृति पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा एक ही चीज पे, तापमान पर। किस पर निर्भर करेगा मेरे भाई, तापमान पर निर्भर करेगा। कौन, रेखीय प्रसार गुणांक किसका, किसी भी चालक का जो रेखीय प्रतिरोध होता है, रेखीय प्रसार गुणांक सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करेगा। मतलब ना ही चालक का लंबाई पर निर्भर करेगा, ना ही चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ना ही उस चालक का प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, ना ही उस चालक का प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा। इसका मतलब वो जी पर, मतलब कंडक्टेंस पर भी निर्भर नहीं करेगा, साथ ही साथ वो कंडक्टिविटी पर भी निर्भर नहीं करेगा। मतलब इस सब में भी इसका डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा, मतलब इसका डिपेंडेंसी रहबे नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ रेखीय प्रसार गुणांक एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो तापमान पर निर्भर करता है। और इस चीज को याद रखिएगा, यही चीज होता है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रतिरोध में, चालक में उसका जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है किस पर निर्भर करता है, तो एक गो पॉइंट है, तापमान पर निर्भर करता है। वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि तापमान अगर बढ़ेगा तो रेखीय प्रसार गुणांक का मान घटेगा, और रेखीय तापमान अगर घटेगा तो रेखीय प्रसार गुणांक का मान बढ़ेगा मेरे भाई। तो ये था हमारा चालक में प्रतिरोध का तापमान प्रभाव। तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स भी देता है एग्जाम में, तो इस सब चीज को क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।